हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया मानव के अध्ययन तंत्र का दूसरा भाग त्वचा की विद्युत रचनाएं की पहली रचना हेयर का। आज हम अध्ययन करेंगे क्यूटेनियस ग्लैंड, त्वक ग्रंथियां। त्वक ग्रंथियों का निर्माण एपिडर्मिस के सबसे भीतरी स्तर अंकुरण स्तर का डर्मिस के अंदर अंतर्वलन होने से होता है। त्वक ग्रंथियां त्वक ग्रंथियों का निर्माण एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर के डर्मिस में अंतर्वलन से होता है। मानव की स्किन के अंदर क्यूटेनियस ग्लैंड जो होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर एक, स्वीट ग्लैंड जिसे श्वेत ग्रंथि बोलते हैं, और दूसरी सीबेशियस ग्लैंड जिसे तेल ग्रंथि कहते हैं। कुल ग्रंथियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, और बाकी ग्रंथियां जो होती हैं इन दो ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। त्वक ग्रंथियां निम्न होती हैं। नंबर 1, स्वीट ग्लैंड्स श्वेत ग्रंथि। नंबर 2, सीबेशियस ग्लैंड तेल ग्रंथियां। नंबर 3, मैमेरी ग्लैंड्स स्तन ग्रंथियां। नंबर 4, सीरूमिनस ग्लैंड्स सीरूमिनस ग्रंथियां। नंबर 5, पेरिनियल ग्लैंड्स जिसे वक्षण या मूलाधार ग्रंथियां कहते हैं। नंबर 6, मीबोमियन ग्लैंड्स मीबोमियन ग्रंथियां। 7, जेस ग्लैंड्स जेस ग्रंथियां। इनमें से स्वीट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड जो होती है ये मुख्य ग्रंथियां होती हैं, और बाकी जो ग्रंथियां जो होती हैं इन दो ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। मानव स्किन के अंदर पाई जाने वाली सभी त्वक ग्रंथियां बहिःस्रावी होती हैं।
एक नंबर जो ग्रंथि है वो है स्वीट ग्लैंड, जिसे श्वेत ग्रंथि कहते हैं, जिसे पसीना ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। क्या विशेषता होती है इनकी? देखिए, ये ग्रंथियाँ जो होती हैं वो सरल नलिकाकार होती हैं और इसका जो निचला भाग जो होता है वो कुंडलित होता है और ये ग्रंथियाँ एक महीन नलिका के रूप में एपिडर्मिस की सतह पर खुलती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा जो स्त्रवण होता है वो पसीना होता है। पसीने के अंदर 99% जल होता है और बाकी 1% लवण, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और लवण की मात्रा होने के कारण पसीना जो होता है वो नमकीन होता है। स्त्रवण के आधार पर ये जो ग्रंथियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से। एक होती है एक्राइन, इसे मीरोक्राइन भी बोलते हैं, और दूसरी होती है एपोक्राइन। एक्राइन और एपोक्राइन क्या होती है? इनकी वे ग्रंथियां जो अपना स्त्राव जो होता है या जिनका स्त्राव जो होता है कोशिका झिल्ली से रिस रिस कर बाहर आता है, यानी कोशिका झिल्ली को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, तो इस प्रकार का स्त्रावण करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो एक्राइन ग्रंथियां कहलाती हैं। एक्राइन ग्रंथियां जो होती हैं मुख्य रूप से श्वेत ग्रंथियां या पसीना ग्रंथियां ही होती हैं। कभी कभी ये मीरोक्राइन भी होती है। दूसरे प्रकार का ये होता है एपोक्राइन। क्या होती है? एपोक्राइन ग्रंथियां ये भी पसीना ग्रंथियां ही हैं और पसीना ग्रंथियां वे पसीना ग्रंथियां जो अंतिम भाग में हेयर फॉलिकल में खुल जाती है, यानी कि यहाँ से यहाँ खुल जाती है और अंतिम और हेयर फॉलिकल्स का जो पोर होता है उससे पसीना बाहर निकलता है। इस प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं वो एपोक्राइन पसीना ग्रंथियां कहलाती हैं। मानव की स्किन के अंदर लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें से एपोक्राइन ग्रंथि जो होती है वो मुख्य रूप से आँख की पलकें, जननांगों के पास, गुद्दा, बगल एवं स्तन के निप्पल के पास में ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों का जो स्त्राव जो होता है वो चिपचिपा होता है, जिसके अंदर प्रोटीन और फैटी एसिड्स होते हैं और ये स्त्राव जो होता है वो जीवाणु मारने के कारण शरीर की बदबू का कारण बनता है। पसीने की जो बदबू आती है वो एपोक्राइन पसीना ग्रंथियों के स्त्राव से आती है। एक्राइन पसीना ग्रंथियां जो होती है वो मुख्य रूप से शरीर के सभी भागों पर पाई जाती है। हथेली और तलुओं में एक्राइन पसीना ग्रंथियां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। एक्राइन पसीना ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित पसीना जो होता है ये गंध रहित होता है, क्योंकि इसके अंदर जल और लवण की मात्रा होती है और इनका पसीने का जो कार्य जो होता है या श्वेत ग्रंथियों का जो कार्य होता है ये शरीर के ताप का नियमन करना होता है। शरीर के ताप का नियमन श्वेत ग्रंथियाँ इस प्रकार से करती है कि मानव शरीर जो होता है वो समतापी होता है। जब वातावरण का तापमान अधिक हो जाता है तो शरीर का ताप नियत बनाने के लिए श्वेत ग्रंथियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं और ऐसी स्थिति के अंदर अधिक पसीने का स्त्रावण करती हैं और जब पसीना जो होता है वो स्किन की सतह पर निकलता है तो शीतलन के कारण स्किन को ठंडा कर देता है और ताप का नियमन हो जाता है। 2 नंबर सीबेशियस ग्लैंड, जिसे तेल ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथि की क्या विशेषता होती है? तेल ग्रंथियों का निर्माण जो होता है वो हेयर रूट और हेयर फॉलिकल के पास में होता है। ये ग्रंथियां जो होती है वो हेयर फॉलिकल के वलन से बनती है। हेयर फॉलिकल का वलन होता है और इस वलन होने के कारण ही इन ग्रंथियों का निर्माण होता है। तीसरे नंबर पे इनकी विशेषता ये होती है कि ये ग्रंथियां जो होती है वो होलोक्राइन प्रकार की होती है। होलोक्राइन प्रकार का मतलब ये होता है कि जब इन ग्रंथियों के अंदर स्त्रावी पदार्थ भर जाता है तो
स्त्रावी पदार्थ के स्त्रावित होने के साथ में ये ग्रंथियां भी टूटकर, यानी इन ग्रंथियों की कोशिकाएं टूटकर बाहर आ जाती हैं। कैसे होता है देखिए, ये कोशिका है इस प्रकार की, अब इनके अंदर जब स्त्रावी पदार्थ भर जाता है तो ये कोशिका जो होती है स्त्रावी पदार्थ के साथ में टूट कर बाहर आती है। ये कोशिका है वो यहाँ आ जाती है और ये स्त्रावण बाहर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पूर्ण बाहर आ जाएगी और इस प्रकार से वे ग्रंथियाँ जो स्त्रावी पदार्थ के साथ में जिनकी कोशिकाएं टूट कर बाहर आ जाती है, यानी कि कोशिकाएं नष्ट हो जाती है स्त्रावी पदार्थ के साथ में, इस प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं वो होलोक्राइन प्रकार की कहलाती है। जो पसीना ग्रंथियां थी वो एक्राइन प्रकार की थी। एक्राइन प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं उनके अंदर स्त्रावी पदार्थ जो होता है वो कोशिका झिल्ली से रिस रिस कर बाहर आता है। कैसे होता है, अगर इस प्रकार की एक्राइन जो होती है, अगर इनका स्त्रावी पदार्थ जो होता है वो यहाँ कोशिका झिल्ली से रिस कर यहाँ आएगा और फिर रिस कर बाहर निकलेगा। कोशिका को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है और होलोक्राइन में कोशिका है वो नष्ट हो जाती है, टूट कर बाहर आ जाती है। ये ग्रंथियाँ जो होती हैं शाखित होती हैं, इस प्रकार से शाखा इधर भी हो सकती है। दूसरी बात, ये कोष्ठकी होती है, इनके अंदर कोष्ठक दिखाई देते हैं और इनका स्त्रावी पदार्थ जो होता है वो गाढ़ा और तेल जैसा होता है, जिसे सीबम कहा जाता है। सीबम रोम कांड को चिकना बनाता है और इसके साथ में ये स्किन को भी चिकना बनाता है और स्किन को जलरोधी बनाता है। यानी कि कह सकते हैं कि सीबेशियस ग्लैंड जो होती हैं इनका कार्य रोम कांड को चिकना बनाना, स्किन को चिकना बनाना और स्किन को जलरोधी बनाना होता है। अगली बात करें कि ये ग्रंथियां जो होती हैं वो स्किन के अंदर सभी जगह पर पाई जाती है। जहाँ पर बाल नहीं होते उन स्थानों पर भी पाई जाती है। जैसे होठ पर बाल नहीं होते हैं, शिश्नमुंड पर बाल नहीं होते हैं और स्तन के निपल्स पर बाल नहीं होते हैं, तो उन स्थानों पर भी ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन हथेली और तलुओं के अंदर तेल ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये ग्रंथियां जो होती हैं वो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का संश्लेषण करती है।